बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 का अध्ययन कराया जा रहा है, जिसका शीर्षक आपको बताया गया है पहाड़ी चित्रशैली। पहाड़ी चित्रशैली के विषय में मैंने आपको जानकारी दी कि पहाड़ी चित्रशैली का विकास पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था और रावी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर हुआ था। यहाँ पर अपने राजस्थानी शैली के या राजपूत शैली के कुछ राजपूत राजा जाकर निवास करने लगे थे, और जब वो राजपूत राजा वहाँ पहुँचे तो अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को लेकर भी गए थे। उन चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को ले जाने के बाद उन चित्रकारों ने पहले जानने वाली राजस्थानी शैली के साथ वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को अपने चित्रों में शामिल कर लिया, जिसके कारण एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। आनंद कुमार स्वामी ने इसको विभक्त करते हुए 2 भागों में बांटा, राजपूत शैली और पहाड़ी शैली। ठीक है, तो पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में 2 केंद्रों को अपन प्रमुखता से पढ़ रहे हैं, एक वसवाली शैली और एक कांगड़ा शैली। उसके अलावा मैंने बताया अन्य केंद्रों में कुल्लू, मंडी, चंबा, गढ़वाल व जम्मू आदि प्रमुख केंद्र और रहे हैं, लेकिन कलात्मक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण या महत्व इतिहास में रखने वाले हैं उनमें वसवाली और कांगड़ा शैली रही है। तो वसवाली शैली के विषय में इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको बताया था कि पहाड़ी शैली की एक प्रमुख उपशैली वसवाली शैली रही है, जो जम्मू के 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से किसी समय एक थी, और उस समय जसरोटा की उप तहसील थी, एक तहसील के रूप में। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में यह जसरोटा में कठुआ जिले में स्थित है, जो गगनचुंबी अट्टालिकाओं को लिए मौन साधे अपनी गाथाओं को गा रही है और वर्तमान में चमगादड़ों का निवास स्थान बनी हुई है। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है, जिनमें रसिक प्रिया सबसे प्रमुख चित्रित विषय रहा है, जो राजा कृष्णपाल के लिए, कृपाल पाल के लिए भानुदत्त की कृति रसमंजरी के चित्र बनाए गए थे, और वो रसमंजरी के जो चित्र बनाए वो देवीदास के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है भाई, इस प्रकार अपन ने वसवाली शैली को पूर्व के वीडियो में पढ़ा, लेकिन वसवाली शैली की कुछ विशेषताएं हैं जिनके विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। इस शैली के चित्रों को कांगड़ा व राजस्थानी शैली से पृथक किया जा सकता है। क्योंकि विशेषताओं के आधार पर इसमें सरलता, सरसता और चमकदार रंगों की पूर्व शक्ति है, जो कला को महान स्तर पर पहुंचा देती है। पहली विशेषता है आकृति। आकृति का मतलब है स्त्री पुरुष आकार। वसवाली चित्रकार ने पुरुष और स्त्री मुख आकृतियों में अपनी विशेष पहचान बनाई, मतलब इस तरह के चित्र बनाए स्त्री पुरुष आकृतियों के जो किसी अन्य शैली में नहीं बने। चेहरे के चित्रण में ढालदार माथा, मतलब ललाट को ढलवा बनाया गया, तथा ऊंची नाक को एक अटूट रेखा द्वारा भावपूर्ण बनाया गया। आँखों की बनावट में इस शैली के चित्रकार ने या कलाकार ने श्रेष्ठ परिचय दिया है। नेत्र या चक्षु चित्रण बहुत आकर्षक हैं, मतलब यहाँ के नेत्र जो चित्रण है वो बहुत ही आकर्षक हैं। नैन पद्मनाभाकार यानी पद्माकार है, वैसे पद्मनाभाकार कहते हैं इसको। कर्ण स्पर्शी, कानों को छूने वाले, तथा रस भाव से ओतप्रोत हैं, मतलब भाव विभोर हैं, वो भावपूर्ण नेत्रों को बनाया गया है। नेत्रों की मादक प्रस्तुति वसवाली चित्रों की प्रमुख पहचान है। नेत्रों के समान ही नायक व नायिकाओं की मुद्राओं का अंकन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रों में पात्रों की हस्तमुद्राएं यानी हाथों की मुद्राओं का जितना रुचिकर एवं लयात्मक चित्रण वसवाली शैली में हुआ है वह अद्वितीय है, मतलब यहाँ पर हस्त मुद्राएं और को जितना रुचिकर और लयपूर्ण बनाया गया है उतना अन्य कहीं दूसरी जगह नहीं है, वह अद्वितीय हैं। संभवतः अजंता के पश्चात इतना आकर्षक मुद्रा चित्रण वसवाली में ही उपलब्ध है, मतलब अजंता में जो चित्र बनाए गए उनमें है इस तरह की मुद्राओं में लयात्मकता और रुचिकरता, जो वसवाली शैली में ही दिखाई देते हैं। उसके बाद वसवाली में न केवल मुख एवं मुद्रा का रुचिकर चित्रण हुआ है, बल्कि नाक, कान, मुँह, कपोल, ललाट एवं संपूर्ण संगठन का कुशल अंकन किया गया है। तो ये तो यहाँ की आकृति की विशेषता रही है। इसके बाद आकृतियों को कौन सी वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित बनाया गया है। दूसरी विशेषता वस्त्र आभूषण। परिधान में अन्य पहाड़ी शैलियों की भांति पारदर्शी वस्त्रों के अंदर से अंगों की कोमलता दिखाने की अभिव्यक्ति यहाँ के चित्रकार में भी की रही है। निष्कर्षतः वसवाली के चित्रकार पात्रों को बड़े सौम्य एवं या वे श्रृंगारिक स्वरूप का
चित्रण कर सरसता का भाव चित्रण में सक्षम रहे हैं। कौन? कलाकार। कहाँ के? वसवाली के। ये वस्त्र आभूषणों में इनकी प्रमुख विशेषता रही है, यानी पारदर्शी वस्त्र बनाए गए जिनमें से अंदर से अंगों की कोमलता दिखाई देती है और अभिव्यक्ति है। तीसरी विशेषता आती है हाशिए। हाशिए मैंने आपको बता रखा है, बाहर जो चित्रण करने के बाद जो बॉर्डर शेष बच जाता है उसे हाशिए कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाशिए बनाए गए हैं वो प्राइमरी रंगों के द्वारा बनाए गए हैं और सपाट बनाए गए हैं। वसवाली चित्रों में चित्र को चारों तरफ पतला पट्टीनुमा हाशिए बनाने की प्रथा रही है। मतलब वसवाली चित्रों में चारों तरफ पतला पट्टीनुमा हाशिए बनाने की एक प्रथा रही है। यह हाशिए सपाट रंग से बनाए जाते थे। इन हाशियों में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, कभी गहरे पीले रंग में भी बनाया गया है। लाल रंग के हाशियों में सफ़ेद रंग की सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं, अर्थात लिखावट भी की गई है। और लिखावट की वसवाली शैली के चित्रों में कौन सी लिपि है? टाकरी लिपि में लिखावट की गई है। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता में आती है रंग। तो वसवाली शैली की जो चौथी विशेषता है वो है रंग। रंगों में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वसवाली शैली के जो कलाकार है उस कलाकार ने अपने चित्रों के रंगों में प्राइमरी रंगों का प्रयोग किया, अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया। और वो अमिश्रित रंगों में कौन कौन से रंग हैं? लाल, पीला और नीला रंगों का प्रयोग किया गया है। इनकी प्रशंसा करते हुए एम.एस. रंधावा ने रंगों के बारे में लिखा है कि वसवाली शैली के चित्रों में पीले, लाल तथा नीले रंग का प्राथमिक व विरोधी प्रयोग आनंददायक और सुंदर है। चित्र में रंग इतनी कुशलता एवं सतर्कता से लगाए गए हैं कि वह मीने के समान चमकदार दिखाई पड़ते हैं। मतलब वसवाली शैली में मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों में अद्भुत सौंदर्यात्मक छटा व्याप्त है। रंगों का आकर्षण देखते ही बनता है। चमकदार रंगों के साथ विरोधी रंगतों का भी विशेष आकर्षण रहा है, जिनमें प्राइमरी वर्णों में मैंने आपको बताया लाल, पीला, नीला रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इसके बाद आती है अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण में मैंने आपको पहले कल के वीडियो में ही बताया था कि वसवाली शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में क्या है कि प्रकृति वहाँ की पानी के अभाव के कारण वृक्षों का अंकन तो हुआ है, लेकिन गहरे, घने और आकार में छोटे आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया है और जिनको वृक्षों को पंक्तिबद्ध तरीके से बनाया गया है, गहरी पृष्ठभूमि में बनाया गया है। देखिए वसवाली शैली में प्रकृति चित्रण में वृक्षों की पंक्ति रूप में गहरी पृष्ठभूमि में हल्के रंग द्वारा उभार कर अलंकारिक रूप में चित्रित किया है। अलंकारिक का मतलब होता है सजावटी रूप में चित्रण किया गया है जो अत्यंत लुभावना लगता है। वसवाली शैली में अखरोट, आम, मोरपंखी, आंख के वृक्ष बनाए गए हैं। मतलब ये आकार में छोटे होते हैं, इस तरह के छोटे आकार वाले वृक्षों का यहाँ पर अंकन किया गया है। पशु पक्षी चित्रण, यानी वसवाली शैली में पानी का अभाव होने के कारण यहाँ पर जो पशु पक्षी आकृति बनाई उन पशु आकृतियों में वृंदावन नस्ल जैसी गायों का अंकन किया गया, जिनका पिचका पेट, लंबे कान, कमजोर और दुबला शरीर वाली बनाई गई है, जिनके सींग भी मुड़े हुए बनाए गए हैं। भवन चित्रण, वसवाली शैली के चित्रण में भवन चित्रण परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। भवनों को मुगलिया प्रभाव के साथ चित्रित किया गया। भवन कक्षों की दीवारों में सुंदर ताक यानी आड़े कहते हैं अपन, ताक, अलमारी कहते हैं उनको, मिरर के मतलब अलमारी कहते हैं, आलों का चित्रण किया गया है। इन ताकों में गुलाब पास यानी गुलाब पास का बर्तन या ये पात्र, इत्रदान, पुष्प या इनको पुष्प कर दिया है, पुष्प, पात्र, फूलों से भरी तस्त्रियाँ आदि को रखे हुए बनाया गया है। इस प्रकार वसवाली शैली की प्रमुख विशेषता रही है। वसवाली शैली के प्रमुख कलाकारों के विषय में आपको पहले बता दिया। एक तो मानकू है और एक देवीदास नाम का कलाकार रहा, जिसने कृपाल पाल के लिए कौन से चित्र बनाए थे? रसमंजरी के चित्र, भानुदत्त की रसमंजरी के चित्र बनाए थे। अब आता है इसके बाद दूसरा केंद्र, कांगड़ा शैली। ये पहाड़ी शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र है ना। कांगड़ा चित्र शैली से हमारा परिचय लगभग 1780 से होता है। 1780 में जाकर इसका पता चलता है कांगड़ा शैली के। 1775 में अकस्माती ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, एक गुणग्राही एवं कला प्रेमी शासक का कांगड़ा की गद्दी पर बैठना, और वो कौन था? राजा संसार चंद था, है ना। इसी समय राज्याश्रय की अपेक्षा में उच्च कलाकारों का वहाँ उपस्थित होना, और ऐसे समय पर ही ऐसी परिस्थिति में वो राज्याश्रय में अच्छे कलाकारों का आगमन होना, इन दोनों बातों का संयोग होने के कारण कांगड़ा शैली के भावी निर्माण के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हुई।
इसकी उद्भावना के मूल में एक तीसरा कारण वहाँ का अनुकूल पर्वतीय वातावरण भी रहा। इन 3 कारणों के कारण कांगड़ा शैली मतलब एक अच्छे स्तर पर विकसित हुई थी। अतः कहा जा सकता है कि संसार प्रसिद्ध कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं सदी के अंत में हुआ। इसमें मुगल और राजस्थानी दोनों शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कांगड़ा शैली से संबंधित 3 केंद्र रहे हैं, अर्थात कांगड़ा शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, गुलेर, तीरा सुजानपुर और नादौन। ये कलाकार कांगड़ा में आकर शामिल हो गए थे। गुलेर की तो अपनी शैली थी, परंतु कांगड़ा के मुख्य केंद्र तीरा सुजानपुर, नूरपुरी हैं। मतलब गुलेर में भी कला विकसित हो रही थी और गुलेर के कलाकार भी कहाँ गए थे, यहीं पे कांगड़ा में शामिल हो गए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा से पहले पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर में हुआ था, लेकिन कांगड़ा शैली का जो राजा था, संस्थापक राजा, वो राजा का कला प्रेमी होना गुलेर के कलाकारों के लिए मतलब खुशी की बात कह सकते हैं, या गुलेर के कलाकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। इसलिए गुलेर के कलाकार कहाँ गए थे, कांगड़ा में आ गए। तीरा सुजानपुर और नूरपुर इसी राज्य के निकट थे और राजा संसार चंद के ही निरीक्षण में थे, इसलिए इसका नाम कांगड़ा शैली पड़ा। इस कला को प्रश्रय या आश्रय देने वाले में हमीर चंद, कौन कौन से राजा हैं वो ध्यान रखना है अपन को कि कांगड़ा शैली को आश्रय देने वाले कला शासकों में कौन कौन है। हमीर चंद 1700 से 1747 ईस्वी, अभय चंद 1747 से 1750 ईस्वी, घमंड चंद 1751 से 1774 ईस्वी तथा राजा संसार चंद 1775 से 1883 ईस्वी उल्लेखनीय हैं। ये कटोच राजवंश के ये राजा थे और संसार चंद के समय को इस समय का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाएगा, राजा संसार चंद के समय को, क्योंकि राजा संसार चंद्र को ही कांगड़ा शैली के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्ण भक्त था और इसने प्रश्न प्रसंग या प्रेम लीला के चित्रों को अधिक चित्रित करवाया था। चित्रकार तो वही थे जिन्होंने गुलेर के चित्र रचे तथा कुछ मुगल चित्रकार थे जो भागकर यहाँ शरण में आए थे। कहाँ गए, कांगड़ा में आ गए थे। परंतु राजा संसार चंद के संरक्षण में जिस ईमानदारी, परिश्रम और सच्ची लगन से कार्य हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। अर्थात राजा संसार चंद के समय में ही कांगड़ा शैली का विकास माना जाता है। कांगड़ा चित्र शैली के सुंदर होने का एक कारण था वह यह कि इसके विषय सीमित थे। कांगड़ा शैली के चित्रित विषय क्या थे, सीमित। उन्हीं में कलाकार खो गया, उन सीमित विषयों में कलाकार खो कर रह गया था। पूर्ण एकाग्रचित होकर तन्मयता से चित्रों का निर्माण किया। किसने, कांगड़ा शैली के कलाकार ने। राजा संसार चंद के कला प्रेम और उदारता के कारण भी कलाकारों ने सुरक्षित जीवन का अनुभव किया और जो चित्र उन्होंने बनाए वे केवल चित्र न होकर महान कलाकृतियाँ होकर सामने आई। अर्थात किसके समय, राजा संसार चंद्र के समय। कृष्ण के समान नायक कोई भी नहीं हो पाया है। पूरा श्रृंगार कृष्ण लीलाओं से भरा पड़ा है। पहाड़ी प्रदेश में श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि थी। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो चित्र बने थे वो चित्र कृष्ण भक्ति से संबंधित बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जाने वाले जो राजा थे वो राजा राजपूत राजा ही थे, राजस्थानी शैली के राजा थे। और यहाँ पर जाने वाले कलाकार थे वो भी राजस्थानी शैली के थे और वो राजपूत राजाओं ने अपना आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को ही माना था। इसलिए यहाँ पर कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को ही अधिक चित्रित किया गया था। इसीलिए अधिकतर चित्र कृष्ण लीलाओं से ही मिलते जुलते हैं। महाराजा संसार चंद के समय भागवत पुराण, जयदेव कृत गीत गोविंद, जयदेव की कृति कौन सी है, गीत गोविंद। बिहारी सत्सई की कृति या बिहारी की कृति है बिहारी सत्सई। केशव कृत रसिक प्रिया, केशव कृत रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया आदि के अलावा नल दमयंती की प्रणय कथाएं, यहाँ प्रणय यह करना प्रण कथाएं चित्रित हुई हैं। कृष्ण संबंधी प्रणय लीलाओं का तो विशेष प्रकार से चित्रण किया गया है। रामायण और महाभारत के चित्र भी इस समय बनाए गए थे। मतलब रामायण और महाभारत के चित्र भी इस समय बनाए गए थे। यहाँ की प्रेम लीलाओं पर का चित्रण देखकर सुप्रसिद्ध कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में लिखा था कि जो स्थान चीनी कला में लैंडस्केप को प्राप्त है, लैंडस्केप होते हैं यहाँ दृश्य चित्र या भूदृश्य चित्र कह सकते हैं, जो चीनी कला में भूदृश्य चित्रों को जो स्थान प्राप्त है वही प्रणय प्रसंग के रूप में या प्रेम से संबंधित चित्रों के रूप में कांगड़ा शैली के चित्रों को प्राप्त है। जो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में ऐसा कहा है, वही स्थान यहाँ प्रणय चित्रों में एक उपलब्धि बन गई है।
गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखलाबद्ध चित्र मिले हैं जिन पर मनकू या मानकू है, ये मानकू प्रसिद्ध कलाकार है, वसवाली शैली का भी कलाकार रहा है और कांगड़ा शैली का भी रहा है। मानकू का नाम लिखा है कौन से चित्रों पर? गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखला पर, जो इस समय का प्रमुख चित्र था। कौन? मानकू। ये चित्र संख्या में 140 से अधिक हैं और कांगड़ा में बिहारी सतसई के 40 चित्र हैं तथा अन्य 20 चित्र बिना रंग के हैं। सन 1805 से 10 के बीच चित्रित एक चित्र में राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है। हुक्का को वैसे अपन यहाँ एक फरसी के नाम से भी जान सकते हैं। हुक्का को फरसी, जो लंबी नली वाला होता है, उस हुक्के को फरसी या हुक्का कहा जाता है, जो उत्कृष्ट बन पड़ा है। राजा संसार चंद्र की मृत्यु के बाद कांगड़ा की चित्रकला का सूर्यास्त होने लगा। मतलब क्या है, वैसे इसकी अंतरकथा है इसके सूर्यास्त होने के पीछे भी। मतलब कांगड़ा जो राजा था संसार चंद्र, ये संसार चंद्र एक सामंती स्वभाव का व्यक्ति था और सामंती स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण इसके 3 पत्नियां थीं और 3 पत्नियां होने के बावजूद भी एक गडरिया बाला नोरबू के प्रेम जाल में फंस गया। और प्रेम जाल में जब फंस गया तो इसे क्या किया, इसके पड़ोसी राजा रणजीत सिंह ने इसको पराजित कर दिया। और रणजीत सिंह ने जब पराजित किया तो ये नादौन के किलों में अपनी प्रियसी के साथ चले गया, नोरबू के साथ, और जाकर वहां जीवन जीने लगा और वहां पर अपने कृष्ण लीला के प्रेम से संबंधित चित्रों को चित्रण करवाने लगा और वहीं पर अपनी जीवन लीला यानी समाप्त हो गई। जब ये समाप्त हो गया तो समाप्त होने पर कांगड़ा चित्रकला का भी सूर्यास्त होने लगा था। यहाँ से चित्रकार बाहर जाने लगे, कुछ जम्मू कश्मीर चले गए और कांगड़ा में इस प्रकार की चित्र रचना कम हो गई। किस प्रकार की? जो प्रेम प्रसंग से संबंधित या कृष्ण लीला से संबंधित जो चित्र बन रहे थे। लाहौर के किले में और महाराणा रणजीत सिंह की समाधि पर बने चित्रों के बाद में कांगड़ा चित्रशैली के चित्र दिखाई देना बंद हो गए, नहीं दिखाई देते उसके बाद। अब कांगड़ा में 1905 में एक भूचाल भी आया था। इसके मतलब खत्म होने के पीछे एक दूसरा कारण भी रहा है कि 1905 में कांगड़ा में एक भूचाल आ गया। भूचाल आने से जिससे वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और चित्र भी बहुत कम बचे। यह दैवीय घटना कांगड़ा चित्रशैली की समाप्ति के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी रही है। तो इन प्रकार के प्रभावों के कारण हमारी कांगड़ा शैली का क्या हो गया, पतन हो गया था। ठीक है भाई। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा कौन हो गया? राजा संसार चंद हो गया। और राजा संसार चंद के समय किस प्रकार के चित्र अधिक बने थे? प्रणय प्रसंग या प्रेम के चित्र अधिक बनाए गए थे, हैं? और कांगड़ा शैली किसके समय समाप्त हो गई? वैसे राजा संसार चंद की मृत्यु के बाद ही सूर्यास्त हो गया था। उसके बाद तो यहाँ एक भूचाल और आ गया 1905 में और वो भूचाल ने सारा अस्त व्यस्त कर दिया और चित्र भी समाप्त कर दिए, खत्म हो गए। यह दैवीय घटना कांगड़ा चित्रशैली की समाप्ति के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी रही। इसके बाद आते हैं कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों में या चित्रों में मानकू वसवाली का भी है और कांगड़ा का भी है। वसवाली में मानकू और देवीदास का दोनों का नाम लिखेंगे और पहाड़ी में लिखेंगे या कांगड़ा में लिखेंगे मानकू, खुसाला, किशनलाल, बसिया, फत्तू, परखू भी आता है, एक परखू भी आता है, आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार शिवराम भी आता है जो कश्मीर का एक पंडित शिव था। चित्रकार परिवार भी गुलेर होता हुआ कांगड़ा पहुंचा था। कांगड़ा में नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार रहे। अब ये कांगड़ा शैली समाप्त होती है और इसके समाप्त होने के बाद अपन कांगड़ा शैली की कुछ विशेषताओं का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। धन्यवाद।